बता रही हूँ, यह कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी की थी और इंग्लिश में इसको डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म इसको बोलते हैं। डायलेक्टिकल जो है यूनानी भाषा के डायलॉगों से बना है। डायलॉग का अर्थ जो अगर हम देखें तो वो होता है तर्क वितर्क करना या बातचीत करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई टॉपिक है, मैं कहने लगूं कि बच्चों जो दिन का मौसम होता है वो रात से सही होता है, लेकिन श्वेता मुझसे कहने लगे चौथी कि नहीं मैडम रात का ठीक होता है। मैं कहते नहीं नहीं आप तुम गलत हो, दिन का ठीक होता है, दिन में हम काम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। आप स्वाति कहने लगे नहीं 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 मैडम आप ऐसे कैसे, दिन में गर्मी होती है निकल नहीं सकते, जैसे ठंडा होता है गर्मियों में हम शाम को सब्जी लेने निकल जाते हैं, टहलने निकल जाते हैं। तो तर्क वितर्क करना किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर जब हम तर्क वितर्क करते हैं ना, मतलब आपस में, तो कहीं ना कहीं उसका एक कंक्लूजन या हल निकल के आता है, नई चीज निकल के आती है। मार्क्स और हिंगल, मार्क्स के गुरु हिंगल थे। हिंगल ने सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की और वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? वही तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क या बातचीत करना। कई बार कहता है बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपस में बातचीत करने से निकल जाते हैं। कितनी संधियां, कितने समझौते हुए हैं, कितनी लड़ाइयां, वॉर जो थी तलवारों से शांत नहीं हो पाई, लेकिन आपसी बातचीत से, तर्क वितर्क से समझौते हो गए। तो मेरी देखो बुक की लैंग्वेज बहुत टफ है, तुम्हें इसमें डिफाइन करना है व्हाट इज डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म इसको बोलते हैं। डायलेक्टिकल यूनानी भाषा के डायलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है तर्क वितर्क करना या बातचीत करना। ठीक है, अब सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की थी हिंगल ने। हिंगल ने कहा था हमारे संसार में प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु, दो वस्तुएं होती है, वाद तथा प्रतिवाद। वाद प्रतिवाद, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि मैं कोई बात कर रही हूँ, इस पर स्वाति ने प्रतिवाद किया कि नहीं मैडम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं मौसम को लेके। मुझे लगता है गर्मियों में सुबह का मौसम ठीक है, दिन में काम निपट जाते हैं, सारे दिन हम अपने काम निपटा के शाम तक फ्री हो जाते हैं। कहते नहीं मैडम शाम का समय अच्छा होता है। तर्क वितर्क करना, वाद यानी मैंने जो बात किया इसने प्रतिवाद किया, मेरी बात को रोककर दूसरी बात को किया और इन दोनों के प्रतिफल से तीसरा वो निकल के आया जिसे हिंगल ने बोला है संवाद। ध्यान से समझना, वो कहते हैं प्रत्येक इतिहास में, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी की है कि प्रत्येक वाद होता है, फिर उसके फलस्वरूप प्रतिवाद का जन्म लेता है। और इन वाद प्रतिवाद के द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं, द्वंद्व पता किसे कहते हैं? द्वंद्व मतलब डायलेक्टिकल, जो मैंने अभी बताया, द्वंद्व आपसी द्वंद्व होना, तर्क वितर्क होना, दो लोग आपस में टकराए। टकराने का मतलब लड़ाई से नहीं है, विचारों से है। विचारिक रूप से आपसी बात करें, मतभेद करें, जरूरी नहीं। देखो समाज में जितने तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की विचारधाराएं होती है। हम इतिहास में ही देख ले, इतिहास में हमने जब देखा था तो तुमने नरम दल गरम दल सुना है ना? सुना था ना, लाला लाचन लाल बाल पाल। ठीक है, नरम दल गरम दल। नरम दल मतलब वो कहते थे शांति से रहो, आपसी बातचीत करेंगे और हल निकल जाएंगे। तो गरम दल वाले कहते थे नहीं, इनको ठीक बताओ, इनको चोट पहुंचाओ, जब तक ये खुद ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होगा, तब तक ये लोग पहचानेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं विचारधारा विरोधी थी, आपसी विपरीत विचारधारा की। ठीक ऐसे ही हिंगल क्या कहते हैं? हिंगल कहते हैं संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वाद, हर संसार में इतिहास जब से चला रहा है, पहले वाद होता है, फिर उसकी अपोजिट जो होता है वो प्रतिवाद होता है, और इन दोनों के द्वंद्व से तीसरी अवस्था जन्म लेती है, उस अवस्था को कहते हैं संवाद। वो कहते हैं इन दोनों से बेहतर अवस्था क्या होती है? संवाद की। कहने का मतलब कई बार हम बात नहीं करते, फिर हम दोनों ने बात का निचोड़ निकाला। अरे देखो, अगर रेस्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन का समय रेस्ट के लिए होता है, काम के लिए देखा जाए अगर बाहर का सामान जाना तो शाम का समय बेस्ट है। तो ये संवाद यानी एक कंक्लूजन निकल के आया, संवाद। अब हिंगल कहते हैं ये संवाद जैसे जैसे समय बदलता है फिर ये किसका रूप ले लेता है,
वाद का। धीरे धीरे वाद होता है, प्रतिवाद होता है, तीसरी अवस्था जन्म लेती है संवाद। संवाद इतिहास जब चलता रहता है वो फिर अगेन वाद का रूप ले लेता है। वाद से फिर प्रतिवाद का जन्म होता है और इन दोनों के द्वंद्व से कहीं ना कहीं फिर क्या जन्म होता है, संवाद का। और जो ये संवाद का जन्म होता है, ये जो अवस्था होती है, ये पहले से बेहतर होती है, पहले से ठीक अवस्था मानी जाती है। किस चीज की? संवाद की। तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी की है। उन्होंने कहा है कि इतिहास जो रहा है ना, वर्ग संघर्ष, मैंने उस दिन बताया था, अब तक अस्तित्व में रहे वर्गों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, मतलब उन दोनों में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। फिर जैसे सबसे पहले कार्ल मार्क्स कहते हैं कोई भी वर्ग नहीं था, साम्यवादी साहब, आदिम साम्यवाद उन्होंने बोला है, उसमें कोई भी वर्ग नहीं था, सिर्फ मनुष्य का एक वर्ग था जो जंगलों में घूमता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उससे समय बदलने के बाद दो वर्ग अस्तित्व में आए। एक तो दासत्व व्यवस्था उसको बोलते हैं, एक दास और उनके मालिक, ठीक है, उसको दास और मालिक। जैसे मालिक होते थे वो अपने भूमि को, अपने पैसों को, संपत्ति को किराए पे या कुछ समय के लिए दासों को देते थे। अगर वो नहीं लौटा पाते थे तो बदले में उनको अपना दास, जैसे जानवरों को कैद नहीं करके रखा जाता है, वैसे वो भेड़िया बांध के अपने दास बनाते थे। वो घर के उसी प्रेमिसेस में घूमते रहते थे जहां तक उसकी बेड़िया पहुंच पाती थी, उससे बाहर वो नहीं जाते थे। तो दास प्रथा का अंत हुआ तो एक नई सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आई, सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था में भी दो वर्ग आए, एक जमींदार वर्ग और एक भूमिहीन कृषक वर्ग, जो जमींदारों से किराए पर भूमि लेकर जोतते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, जैसे एक जमींदार है, खूब सारे गांव की बहुत सारी जमीन का मालिक है, एक किसान गया, उसने जमीन का टुकड़ा उससे उधार ले लिया, रेंट पे ले लिया, किराए पर ले लिया, पट्टे पर या किसी चीज पर, बदले में वो अनाज या पैसा जिसकी भरपाई उनके बीच समझौता हो जाता था, वो वैसे करते थे। अब बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया और किसान के पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, जमींदार लोग जबरन उनकी जो बचा कुची संपत्ति, घर होता था, वो था, इवन इस तरह की अमानवीयता होती थी कि उन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए फिर से, जैसे वाद प्रतिवाद। और फिर क्या अवस्था जन्म में आई, एक नवीन अवस्था जन्म में आई, पूंजीवादी सिस्टम। पूंजीवादी व्यवस्था, जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया तो कैपिटलिज्म सिस्टम अस्तित्व में आया, जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें अगेन दो वर्ग हुए। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। एक को मैंने बताया था उद्योगपति और दूसरे को श्रमिक, एक को बुजुर्गा, दूसरे को सर्वहारा। ये वर्ड्स याद रखना, बुजुर्गा, सर्वहारा। इन दोनों के बीच फिर द्वंद्व शुरू हुआ, आपसी वैचारिक मतभेद युद्ध थे। कंपनी का सारा हिस्सा, कंपनी का सारा प्रॉफिट पूंजीपति के खाते में। अब श्रमिक लोग कहते थे तुम इस जो तुम्हें मुनाफा मिल रहा है, जैसे कंपनी में, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, भारी मात्रा में उत्पादन गया, बाजार में जब माल बिकने गया तो बहुत प्रॉफिट में बिका, तो वो सारा प्रॉफिट किसके खाते में आया, मिल मालिक के, पूंजीपति के, उद्योगपति के खाते में। अब वैचारिक मतभेद कहाँ होता है, वैचारिक मतभेद वास्तव में देखा जाए कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की टर्म है वैचारिक मतभेद होना। वो कहते हैं कि जो तुम्हारे खाते में प्रॉफिट आया, मुनाफा आया, उसका कुछ हिस्सा अपने मजदूरों में बांट दो, तुम रखो, लेकिन कुछ हिस्सा हमें भी दे दो, जिससे हम लोग भी सेटिस्फाई हो जाएं, खुशी से काम करें। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं अभी आपको एलिनेशन थ्योरी, अलगाव का सिद्धांत भी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो वास्तव में वो यही है, इन दोनों के बीच जो ये दो वर्ग हैं, हमेशा वैचारिक मतभेद रहा है। कोई एक झुक जाए, अगर दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या हुआ, सिस्टम बहुत अच्छे से चल पड़े। यही वो कहते आ रहे हैं कि यदि ये सिस्टम शुरू से बहुत अच्छे से चल पड़े तो सिस्टम क्या हो, सभी वर्ग समान हो। वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा है, एक दिन ऐसा आएगा जो पूंजीवादी सिस्टम, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद जो अस्तित्व में आएगा पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर समाप्त होने के बाद, समाजवादी व्यवस्था, जहां सभी वर्ग एक होंगे।
अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, फॉरेन कंट्रीज में हम कहते हैं कि अरे कि यहाँ तो देखो जो 4th क्लास है वो भी कार से चलता है, क्योंकि वहां पे प्रति व्यक्ति आय इतनी है कि यहाँ ऑफिसर की है उतनी आय जितनी वहां 4th क्लास और वहां अन्य कर्मचारियों को इतनी सैलरी दी जाती है, क्योंकि सिस्टम आज हमारा सिस्टम कहता है, हमारे यहाँ देखो औद्योगिक नीति लागू है। हमारे यहाँ औद्योगिक नीति का मतलब होता है मजदूरों को इससे कम श्रम नहीं दिया जाएगा। अब मिल मालिक क्या करते हैं, अच्छा बहुत सारे बेरोजगार आके खड़े होंगे, मालिक हमें काम दे दो, हम किसी भी कीमत पे करने को तैयार है, हमें काम दे दीजिए, ठीक है। विचारों में मतभेद, वैचारिक मतभेद होता है, और वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप एक नवीन परिस्थिति जन्म लेती है जिसे संवाद कहा जाता है। और संवाद जो हमारा इतिहास है उसमें जो आगे समय बीतता जाता है, पुनः संवाद किसका रूप धारण कर लेता है, वाद का, फिर एक उसके प्रतिवादी अवस्था जन्म लेती है, और उनके फलस्वरूप द्वंद्व के फलस्वरूप एक नवीन अवस्था जन्म लेती है जिसे हम कहते हैं संवाद। और ये पहले के संवाद से बेहतर स्थिति होती है। देखो अगर हम पहले की बात करें, पहले जैसे दास व्यवस्था थी, कोई कानून नहीं थे, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, फिर जमींदारी व्यवस्था आई, कानून बने, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। अब धीरे धीरे औद्योगिक नीति, अगर तुम सिस्टम में जो हमारी सरकार लागू कर रही है उसको ध्यान से पढ़ो, अपने राइट को समझो, ठीक है। राइट ये कहते हैं, औद्योगिक नीति ये कहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इनका बीमा भी होना चाहिए मजदूरों का, बीमा के साथ साथ इनका प्रोविडेंट फंड भी होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी वो अपने मालिक से मांग करेगा ही नहीं। अब तुम्हें अगर जानकारी है, तुम अपने मालिक से पूछोगे मेरा बीमा का है, मेरा पीपीएफ का है, मेरा पीएफ का है, प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जब वो नौकरी छोड़ेगा तो एक फंड मिलता है, फंड कटता है, कहाँ है। तो ये भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है।